सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज जीएसटी का टॉपिक है पेमेंट ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का पेमेंट कैसे किया जाए, किस प्रकार से पेमेंट होता है, क्या क्या पेनल्टी होती हैं, ड्यू डेट क्या होती है, इस वीडियो में देखते हैं। क्योंकि एक जीएसटी का जो पेमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा सूचना प्रदर्शित किए जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, जो लेजर जीएसटी पोर्टल पर मेंशन किया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा जो कि कर चुकाता है। ईसीएल में टैक्स चुकाने या जमा करने के दो तरीके होते हैं, या तो ऑनलाइन कर सकता है, या तो ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। अब ऑनलाइन में तो कितने भी अमाउंट तक अपन टैक्स जमा करवा सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में दो तरीके से होते हैं। एक तो नेफ्ट के द्वारा होता है, एक आरटीजीएस के द्वारा या ओटीएस के द्वारा हो सकता है। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी टैक्स जीएसटी जमा करवा सकता है। लेकिन ओटीसी में जो ओवर द काउंटर बोला जाता है उसको 10,000 तक पेन और चालान या फिर केस या चेक या डीडी द्वारा जमा करवाया जा सकता है। नेफ्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जबकि आरटीजीएस की बात करें तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, और ओटीसी की बात करें ओवर द काउंटर होता है। ये ओवर द काउंटर, तो ये इसमें काउंटर बने होते हैं और केस अपन को जमा करवाना पड़ता है या चेक जमा करवाना पड़ता है या डीडी डिमांड ड्राफ्ट, जो भी उसके द्वारा आपको जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। अब ओटीएस कहाँ पर लागू नहीं होता या इनके थ्रू कहाँ पेमेंट नहीं कर सकते? यदि कर का भुगतान सरकारी विभाग द्वारा किया गया हो, यानी पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा किया गया हो जीएसटी का, तो फिर ओटीसी द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते। यदि कर का भुगतान कंप्लेनर द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया गया हो, फिर भी नहीं कर सकते। यदि कर का भुगतान पीओ द्वारा किया गया हो, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर, तो भी अपन ओटीसी द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते। पेमेंट बाय चालान, जीएसटी का पेमेंट चालान द्वारा भी जमा करवाया जा सकता है। केवल ऑनलाइन चालान जमा होंगे। हर प्रकार के भुगतान के लिए एक ही चालान जमा होगा। सीपीआई यानी कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि करदाता द्वारा जब कर जमा कराने के लिए चालान जमा कराया जाता है तो उसके प्रत्येक चालान के लिए एक नंबर दिया जाता है, जिसको सीपीआई नंबर कहते हैं। ये 14 डिजिट का होता है और 15 के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो सीपीआई नंबर होता है वो करदाता को कर जमा कराने के लिए, चालान जमा कराने के लिए प्रत्येक चालान के लिए एक नंबर दिया जाता है, जिसको सीपीआई नंबर कहते हैं। इसके थ्रू अपन चालान जमा करवाते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं। सीआई नंबर क्या होता है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर भुगतान करने के बाद बैंक द्वारा किया जाता है, यानी जब अपन चालान को बैंक में जमा करवा देंगे तो बैंक द्वारा एक डिजिट दिया जाता है सीआई नंबर। ये 17 डिजिट का होता है, जिसमें 14 डिजिट का तो क्या होता है और तीन डिजिट का क्या होता है? बैंक का कोड होता है। भाई 14 डिजिट का तो सीआई नंबर होता है और 3 डिजिट का नंबर क्या था? बैंक कोड होता है। ये नंबर बैंक द्वारा करदाता को जीएसटी संवहित दिया जाता है, करने के लिए दिया जाता है। बीआरएन नंबर यानी बैंक रेफरेंस नंबर, ये नंबर भी बैंक द्वारा भुगतान करने के बाद दिया जाता है, जब लेन देन नंबर होता है। यानी ये भी जब आप पेमेंट कर दोगे उस टाइम बैंक द्वारा दिया जाएगा। ईएफपीबी यानी इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ये अधिकृत बैंक की शाखा होती हैं जहाँ पर जीएसटी का संग्रहण किया जाता है। संपूर्ण भारत के लिए एक ही शाखा होती है। इस शाखा में जीएसटी के हेड के लिए अलग से अकाउंट खोला जाता है। जीएसटी प्राप्त करने के बाद वह संबंधित खाते में जमा हो जाता है। यानी जीएसटी प्राप्त करने के लिए ये एक बैंक, अधिकृत बैंक की शाखा होती है, ईएफपी ब्रांच,
जो कि जीएसटी का जितना भी पैसा होता है वो इकट्ठा होता है और इसमें डिपॉजिट किया जाता है, जो कि मेन हेड होती हैं। बैंक जब जमा करवाए तो बैंक चार्ज करदाता वहन करेगा। यूआरडी यदि टैक्स जमा न करना पड़े तो अस्थायी आइडेंटिफाई नंबर से उसे जमा करवाया जाएगा। कर जमा कराने की तिथि तब मानी जाएगी जब गवर्नमेंट के राजकोषीय खाते में क्रेडिट हो जाए। जब अपन कोई टैक्स ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, चालान से करते हैं, तो वो तब तक नहीं माना जाएगा तब तक वो राजकोषीय खाते में जमा नहीं हो जाए, क्रेडिट नहीं हो जाती। यदि ईसीएल में यदि कोई कमी नज़र आती है तो इसकी सूचना भी करदाता को भेजी जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक लेजर होती हैं जिसमें अपन टैक्स शो होता है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो करदाता को सूचना भेजी जाएगी बाय गवर्नमेंट द्वारा। अब ईसीएल में 4 लेजर होते हैं जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। यानी जो पेमेंट होता है जब गुड्स का ट्रांसफ़र एक ही राज्य में होता है तो आईजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है आईजीएसटी। तो जो रिटर्न पेमेंट करेंगे 4 अलग अलग कॉलम होंगे, आईजीएसटी के, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस के। तो चारों कॉलम होंगे, उनको जैसे जीएसटी बनता है जीएसटी के कॉलम में जाएगा, आईजीएसटी बनता है तो आईजीएसटी की कॉलम पे टैक्स जाएगा। प्रत्येक मेजर हेड में 5 माइनर हेड होते हैं। यानी इन हेड में जो आईजीएसटी हैं, जैसे आईजीएसटी हैं तो इस जीएसटी में इतने 5 सब हेड होते हैं। यानी आईजीएसटी में टैक्स होगा, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, फीस हो गया, अदर हो गया। ऐसे ही अगर एसजीएसटी होगा तो उसमें भी 5 सब माइनर हेड होंगे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर। यानी टैक्स के कॉलम पे टैक्स आएगा, अगर उसने टैक्स चुकाने में लेट किया है तो इंटरेस्ट लगेगा, या पेनल्टी है तो पेनल्टी लगेगी तो पेनल्टी में आएगी। यानी एसजीएसटी की पेनल्टी एसजीएसटी में, टैक्स एसजीएसटी में जाएगा। और अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी। यानी कि इन एक मेजर हेड में 5 सब मेजर हेड होते हैं। यदि किसी एक हेड में जमा कराई गई राशि का दूसरी हेड में समायोजन नहीं किया जाएगा, यानी इस हेड में अगर राशि अपन ने जमा करवा दी, अरे एडवांस में बच रही है या कम पड़ रही है तो इसको इंटरेस्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये वो लेजर होता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं उनकी एंट्री की जाती है इस लेजर में। जैसे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अपन को 5,000 का पेमेंट कर रखा है, इनपुट टैक्स आपने ऑलरेडी 2,000 का टैक्स पे कर रखा है, तो जो ये एंट्री होगी 2,000 की वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होगी। और जो बैलेंस 2,000 का बचेगा ये आउटपुट लाइबिलिटी है जो अपन को गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। वस्तु पूंजीगत वस्तु सेवा के इनपुट पर दिए गए टैक्स के छूट इनपुट टैक्स लाइबिलिटी में मिल जाएगी। यानी वस्तु हैं या कैपिटल गुड्स हैं या सर्विस हैं, इनकी इनपुट पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। आईटीसी की छूट लेने के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एंट्री की जाएगी, यानी प्रविष्टि की जाएगी। आईटीसी छूट केवल टैक्स में से ली जा सकती हैं, अन्य भुगतान में से नहीं ली जा सकती। यानी कि ये आईटीसी की छूट जो आपने इनपुट टैक्स दिए हैं उसमें से ली जाएगी, अलग से नहीं ली जाएगी। यानी गवर्नमेंट को अगर किसी का 2 ब्रांच से अलग अलग टैक्स दे रखा है तो वहाँ से इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। आपने ऑलरेडी अगर इनपुट टैक्स दे रखा है तो वहाँ से आप क्रेडिट ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये आउटपुट टैक्स के लिए होता है और इसमें एंट्री की जाती है। ये करदाता द्वारा कर दायित्व की स्थिति को बताता है कि प्रत्येक अवधि में कौन सी अवधि में कितने का पेमेंट करना है। ये करदाता बताएं निम्न क्रम में चुकाया जाता है। सबसे पहले तो लास्ट अवधि का जो टैक्स है वो चुकाया जाएगा, उसके बाद करंट ईयर का चुकाया जाएगा, उसके बाद अगर कोई टैक्स सरकार ने डिमांड की है, मांग की है, तो उसके बाद वो टैक्स चुकाया जाएगा, जो कि सेक्शन 73 और 74 में चुकाया जाएगा। बेनिफिट ऑफ द न्यू पेमेंट सिस्टम ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी का न्यू पेमेंट सिस्टम आ गया जिसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, चालान से जमा करवा सकते हो, ऑनलाइन स्लिप ले सकते हो, बैंक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये चॉइस मल्टीप्लाई 7 ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी हैं जो जीएसटी का पोर्टल हैं, वो पूर्ण रसीद प्राप्त हो जाती हैं।
कर परामर्शदाताओं द्वारा भी अपने क्लाइंट के लिए कर का भुगतान किया जा सकता है। यानी कि जो जीएसटी हैं वो अपने क्लाइंट के लिए जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। एक ही चालान के फार्म होते हैं, सरकार के आय से जल्दी प्राप्त हो जाती हैं और पारदर्शिता में वृद्धि आती है। मेन टैक्स इज पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट कब करें? ड्यू डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न GSTR3 इज़ आल्सो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। यानी कि GSTR3 की ड्यू डेट है, वहीं से आपकी पेमेंट ऑफ डेट स्टार्ट हो जाती है यहाँ, यानी कि वहाँ से आप पेमेंट के लिए लायबल होंगे। वेयर इंटरेस्ट इज पेबल, आपको इंटरेस्ट पे कब करना पड़ सकता है? फर्स्ट, यदि टैक्स चुकाने में देरी हो जाए, यानी ड्यू डेट निकल जाए, यदि ITC ज़्यादा या अवांछित तरीके से ले लिया हुआ हो, यानी इनपुट टैक्स जो क्रेडिट लिया है वो गलत तरीके से ले लिया है या फिर ज़्यादा ले लिया है, तो फिर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कौन से अमाउंट में, जो अमाउंट आपने नहीं चुकाई है या गलत तरीके से लिया है। और थर्ड है, यदि कर दायित्व गलत अवांछित तरीके से किया है, यानी आपने GST के अंतर्गत चोरी की है, ठीक है, आपने कर की चोरी कर ली, आप फ्रॉड में फंस गए, तो आपको जिस राशि वसूल करेगी गवर्नमेंट, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 3 प्रकार से आपको टैक्स देना पड़ सकता है, या तो ड्यू डेट निकल जाए, या ITC ज़्यादा ले ली, या गलत तरीके से टैक्स का पेमेंट किया हो, या टैक्स की चोरी की हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकती हैं? फर्स्ट केस 18%। फर्स्ट केस कौन सा था? जब ड्यू डेट निकल जाए तो उसमें 18% वार्षिक से टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड केस में 24% पर ईयर, यानी कि ITC गलत ले लिया जाए या कर की चोरी कर ली जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जानबूझ के भी कर सकता है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। जबकि टैक्स ड्यू डेट कभी कभार निकल जाती हैं, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का पेमेंट, जब इंटरेस्ट लगा दिया गवर्नमेंट ने ब्याज, तो उसका पेमेंट की अवधि क्या रहेगी? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ द एक्चुअल पेमेंट, यानी जिस देश से आप की इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू चल रही है, वहाँ से लेकर जहाँ जिस दिन तक आपने पेमेंट किया उस दिन की अवधि को टैक्स लगेगा। जैसे 1 जुलाई को ड्यू डेट है और 30 जुलाई को आप पेमेंट कर रहे हो, तो जो 30 दिन का है वो इंटरेस्ट लेंगे, जो कि रेट है आपकी 18% और 24%। एडजस्ट अनाउंसमेंट, इससे तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति का फ़ायदा नहीं उठा सकता। यदि किसी ग्राहक से गलती से ज़्यादा टैक्स प्राप्त हो जाए तो नियमानुसार इसे अधिक टैक्स को ग्राहक को वापस करना होगा, लेकिन यदि ग्राहक तक न पहुंच जा सके तो इसे आपूर्तिकर्ता अपने पास नहीं रख सकता तथा सरकार को जमा करवाया जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। यानी कि किसी कस्टमर से आपने GST तो इंक्लूड कर लिया, जबकि उसका GST बनता ही नहीं है गलत तरीके से, तो उस ग्राहक को GST लौटाया जाएगा, अपने पास उस GST यानी उस टैक्स को फ़ायदे के रूप में नहीं रख सकते हैं। जैसे ये आदमी से 5,000 रुपये आपने GST काउंट किए, अब बाद में पता चला कि 5,000 रुपये आपने, ये टैक्स फ्री थी, आपने GST वसूल ही नहीं सकते थे, तो ये 5,000 रुपये या तो कस्टमर को लौटाने होंगे या फिर गवर्नमेंट को जमा कराया जाएगा, और गवर्नमेंट को कंज्यूमर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। तो आज के इस वीडियो में देखा कि आपने इनकम GST में जो टैक्स का पेमेंट करेंगे वो उनके क्या मेथड थे। अगर टैक्स में देरी करते हो तो रेट इंटरेस्ट क्या लगेगी, पीरियड्स क्या होंगे, किस टाइम पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।